आज हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसमें एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि तुमको इस जो पहला जो टेक्स्ट बुक है उसका अंतिम अध्याय है, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 8वां है, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 है। तो इसके पहले हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा वगैरह का जो था अध्याय उसको समाप्त किया। तो ये तुमको इसमें देख जो है विद्युत चुंबकीय तरंग इसका नाम है, जिसके कि लास्ट एलसी दोलन में भी मैंने कहा था कि जब एलसी दोलन जो कि आवेश जब एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होते रहता है, तो आवेश में अगर परिवर्तनशील आवेश है जिसको त्वरण होगा अगर, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करता है, जिसकी चर्चा एलसी दोलन में भी की गई थी। और इस चैप्टर में भी हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का तुमको कैसे सिद्धांत है, कैसे बनता है, उसके स्रोत कौन से हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग को जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसमें कहते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय तरंग के बनाने के जो सिद्धांत जो इन्होंने कि मैक्सवेल ने जिसको दिया, तो उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसका जो कि हम लोग का स्टडी करेंगे। उसके बाद तुमको जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के बाद तुमको जैसे कि एक टॉपिक है तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंग के बनने का सिद्धांत हो गया। उसके बाद तुमको विस्थापन धारा है, एक जो कि एम्पियर के जो नियम है उसमें एक सुधार करके हम लोग विस्थापन धारा के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो ये तुम्हारा है। तो विस्थापन धारा के बाद विद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत, विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण, उसकी प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन होते हैं, जैसे कि तुमको विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ नाम सुना होगा, जो कि तुम्हारा है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रे, या तुमको विजिबल लाइट जो हम लोग प्रकाश देखते हैं वो सब हो गए, या तुमको सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव जिसको कहते हो, और जाहिर है कि हम लोग को रेडियो तरंग भी है, जिसमें कि मोबाइल वगैरह या टीवी रेडियो ये सब जो आते हैं, ये सब भी तरंग सब चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार हम लोग इसको प्रोडक्शन करते हैं, इन सबों के बारे में इसमें इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी। तो आज का जो इसमें है, तो पहला जो तुम्हारा है हमारा लेक्चर में जो पहला जो तुम्हारा इस चैप्टर में टॉपिक है उसका नाम है विस्थापन तरंगे। तो पहले उसकी चर्चा करते हैं। विस्थापन तरंगे क्या है? विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, और एक जो धारा है जो कि संवहन धारा, जो कि हम लोग सामान्यतः जो धारा को कहते हैं, जिसको आईसी से हम लोग जो डिनोट करते हैं, जो धारा बहती है उसे हम लोग संवहन धारा कहते हैं। ये एक नया तरह का धारा का जरूरत क्या है और ये क्या है, जरा इसको समझने के लिए एक प्रयोग के द्वारा इसको प्रयोग करते हैं, उसके बाद इसकी जरूरत को महसूस करते हैं। एक प्रयोग है जो कि तुमको इस ढंग से किया जा सकता है। एक संधारित्र के प्लेट के बीच में, संधारित्र को अभी तुरंत जो है तुमको अगर बैटरी से जोड़ा जाए या एसी 100 वोल्ट से जोड़ दें, इसको एसी स्रोत से जोड़ दें, अगर संधारित्र को एसी स्रोत से जोड़ दिया गया और संधारित्र के प्लेट के बीच में अगर हम लोग कोई चुंबकीय सुई ले जाएं, चुंबकीय सुई ले जाएं, यहाँ पर चुंबकीय सुई है ये, तो इसमें जो निडिल होगा, चुंबकीय सुई में क्या होता है, एक चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई में जो कि नॉर्थ साउथ दिशा में क्या होती है, अपने को इंडिकेट करती है। लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है, अगर इसको कैपेसिटर को यहाँ पे ये जो स्विच है एकाएक ऑन करेंगे यहाँ पर, तो स्विच को अगर ऑन कर देंगे इस सर्किट में, तो स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या होगा, तुमको ये जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखने पर, तो ये जो चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा, ऐसा क्यों होगा? चुंबकीय सुई में विक्षेप का मतलब ये होता है कि चुंबकीय यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है। जब यहाँ पर मैं यहाँ पे एक लाइन में इसको लिखता हूं, जब संधारित्र के प्लेटों के बीच चुंबकीय सुई रखा जाता है, चुंबकीय सुई रखकर स्रोत प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, तो
तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन, जो विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, जो बताती है कि प्लेट के बीच चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, जो कि इसके जो धारावाही धारा के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर एक जो हम लोगों को एम्पियर का नियम हम लोग पढ़े थे, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, इसकी चर्चा इससे जोड़ते हैं, इस प्रयोग को इसके द्वारा समझने का जरा कोशिश करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम था, उसका कहना था, वह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है तुमको धारा के कारण। तो B बराबर म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, जिस लूप में है I इनक्लोज्ड, I जिस लूप में है उसके अंदर का धारा। तो यहां पर जहां पर है, जिस जगह पर इसमें जो धारा है, यहां पर कोई धारा नहीं है, जिस जगह पर चुंबकीय सुई है वहां पर धारा क्या है, यहां पर इसमें देख लें, इसमें संवहन धारा तो यहां पर है ही नहीं। जो यहां पर जो धारा प्रवाहित हो रही थी, ये धारा तुमके प्लेट तक नहीं, प्लेट के पहले क्या जाते, प्लेट के बीच में नहीं जाती है धारा, प्लेट के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो प्लेट के बीच में जो धारा, जो प्लेट के जो लूप हैं, प्लेट के बीच लूप में I बराबर 0, वहां पर कोई भी धारा ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी क्लोज परिपथ लेना है, जैसे टिफिन टाइप का एक रख दो जहां पर खुला हुआ हो, उस तरह कोई भी सरफेस लेकर के देख सकते हैं जिससे उसमें धारा 0 होगा। तो धारा अगर 0 है, धारा जो है तुमको 0 हो गया, तो इसके आधार पर तो दिस इंप्लाइज दैट B इक्वल टू 0। लेकिन प्रयोग के रूप में प्रयोग से स्पष्ट है B नॉट इक्वल टू 0, B 0 नहीं है। तो ये जो कंट्राडिक्शन जो यहाँ पर दिख रहा है, उसका क्या इलाज है, यहाँ पर क्या विरोधाभास। यहाँ पर हमने देखा कि जो चुंबक का जो कि हम लोग परिपथीय नियम पढ़े हैं, उससे ये पता चलता है कि उसमें धारा नहीं है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि चुंबकीय धारा नहीं है, लेकिन जब हम लोग किसका उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब हम लोग किसको देते हैं, लेकिन जब हम लोग परिपथीय नियम में धारा नहीं आता, लेकिन प्रयोग में देख रहे हैं कि यहाँ पर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों के बीच में विरोधाभास है। तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए एक जो कि तुमको जो कहा गया, एक विशेष प्रकार की धारा का हमको मदद लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन धारा। तो उसके वो कहाँ से उत्पन्न होता है, वह जो तुमको है यहाँ पर जो कि इसके चुंबकीय फ्लक्स में, इसमें एक जो है कि तुमको समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से एक धारा उत्पन्न, विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन से एक धारा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। इसमें एक है तुमको समय के साथ चुंबकीय विद्युतीय फ्लक्स में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग, ये इस बात को हम लोग यहाँ पर जो होता है तुमको एक चुंबकीय क्षेत्र इस ढंग से उत्पन्न होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये इसमें जो है तुमको यहाँ पर इसके पर जो आवेश है वो बदल रहा है। इस पर जो आवेश है ये समय के साथ क्या होगा, अभी जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, आवेश यहाँ पे बदलेगा। आवेश जब उत्पन्न होगा तो यहाँ पर जो तुमको इस लूप में जो तुमको यहाँ पर चुंबकीय इसके विद्युत क्षेत्र बदलेगा। विद्युत क्षेत्र है तो इस चुंबकीय सुई के बीच में जो तुम्हारा कह सकते हैं किसी नीडल के बीच में क्या होगा, तुमको वहां पर जो है तुमको चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय जो विद्युतीय फ्लक्स जो है, अगर विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो वहां पर कोई भी लूप लेंगे तो उसमें विद्युतीय फ्लक्स बदलेगा। विद्युतीय फ्लक्स बदलता है तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि इस फार्मूला में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो हम लोग पहले लिख सकते हैं डी फाई ई बाई डी टी, ऐसा लिखते हैं डी फाई ई बाई डी टी कितना होता है, दैट्स इक्वल टू, तो डी फाई ई मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे विद्युतीय फ्लक्स, तो विद्युतीय फ्लक्स बराबर क्या हो गया, ई इंटू एरिया, E इंटू एरिया।
अगर इसको हम लोग कर देते हैं E इंटू एरिया, और E का मान क्या हो गया, अगर हम लोग लिखना चाहें तो E का मान हो गया तुमका Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरा प्लेट का एरिया लिए हैं तो दैट्स इक्वल्स टू Q बाय, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय डी टी। ये जो तुम्हारा हो गया, या दूसरे शब्द में कहें ये धारा का बीमा हो गया तुमको, या एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, इस एप्सिलॉन को इधर गुना कर दें, डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, डी क्यू बाई डी टी। जो आवेश में परिवर्तन के कारण, जो संधारित्र के प्लेट पर आवेश के परिवर्तन का उत्पन्न हुआ, इसको हम लोग एक नए तरह का धारा कहते हैं, जिसको हम लोग विस्थापन धारा कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये धारा हो गया जिसको विस्थापन धारा कहेंगे। तो चुंबक का जो कि एम्पियर का जो परिपथ जो नियम है, इस सुधार के बाद कुछ इस ढंग से दिखना चाहिए। एम्पियर का नियम को हम लोग अगर इस सुधार के बाद लिखना चाहें तो कुछ इस ढंग से इसको लिख सकते हैं। एम्पियर के नियम को, इसको जाहिर है नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। एम्पियर के नियम को अब लिख सकते हैं हम लोग, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसको हम लोग अब इसमें ये जो लिखेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखा जा सकता है विस्थापन धारा का भी प्रयोग करके। जबकि हमने निकाला तो उसके आधार पर क्या लिखा जा सकता है, एम्पियर के परिपथीय नियम को एम्पियर के नियम को लिखा जा सकता है। ये किसी बंद लूप में जब हम लोग B डॉट DL अप्लाई करेंगे, दैट्स इक्वल्स टू म्यू नॉट, एक धारा जो कि तुमको संवहन धारा और एक विस्थापन धारा के जोड़ के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। ये हो गया संवहन धारा, जो कि तुमको, जो कि संवहन धारा जो कि इसमें जीरो है उसके बीच में, यह विस्थापन धारा। तो प्लेट के बीच में विस्थापन धारा है और IC जीरो है, लेकिन बाकी जगह पर जो तुमको अगर चुंबकीय क्षेत्र ये धारा उत्पन्न हो रही है परिपथ में जहां जहां, तो वहां IC होगा। तो प्लेट के बीच में ये जीरो हो गया, IC जीरो हो गया, लेकिन ID है इसलिए वहां पर भी बीज उत्पन्न होगा। या जो कि जहां पर धारा है, सिर्फ जो धारा अगर में धारा है संवहन धारा, तो उसके कारण भी उत्पन्न होगा। तो इसको संयुक्त रूप से इसको इस ढंग से लिखा जा सकता है। तो विस्थापन धारा का मान क्या हो गया तुमको, विस्थापन धारा को जो उसमें इस फार्मूला में अगर हम लोग डालें, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये तुमको एक नियम हो गया तुम्हें, ये एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। तो ये सिर्फ निष्कर्ष से ये पता चला, यही है कि अब समय के साथ परिवर्तनशील विद्युतीय क्षेत्र जो है तुमको, वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। और इसके पहले जो फैराडे के हम लोग जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वह किसको उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, या दूसरे शब्द में विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो यह दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करता है। तो इन सबों को, और तुमको इसके अलावा इन सब समीकरण की मदद से मैक्सवेल ने तुमको विद्युत चुंबकीय तरंग के जो विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत को दिया। विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया, जिसमें 4 सूत्र का उन्होंने मदद लिया, जिसे हम लोग मैक्सवेल के समीकरण के रूप में भी जानते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया विस्थापन धारा। और तुमको मैक्सवेल का अब समीकरण लिखते हैं। मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने 4 जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय जो कि कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके 4 सूत्रों का प्रयोग करके, इसमें जैसे कि अभी तुमको विस्थापन धारा, ये सब का भी सूत्र को प्रयोग करते हुए एम्पियर का नियम, तुमको गॉस का जो है तुमको दोनों नियम जो है तुमको, जो कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में है, उन सबों की मदद से उन्होंने, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के स्रोत का निर्धारण किया। और उसके आधार पर बाद में वैज्ञानिकों ने, हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंग का पहली बार प्रयोगशाला में बनाने में सफलता प्राप्त की, जिसकी हम लोग चर्चा आगे के लेक्चर में इसमें करेंगे। तो इसमें तुमको है मैक्सवेल का समीकरण, पहले देखते हैं। मैक्सवेल ने 4 समीकरण का उपयोग किया। मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का समीकरण
मैक्सवेल ने 4 समीकरण को यूज किया है, जिसमें कि गॉस का प्रमेय था, जो कि याद होगा तुमको क्या था। तो गॉस का जो प्रमेय होता है तुमको E डॉट डी एस, जो कि किसी बंद सतह में जो विद्युतीय फ्लक्स होता है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ विद्युत का गॉस नियम, विद्युत का गॉस नियम। दूसरा है तुमको चुंबकत्व का गॉस नियम कह सकते हो, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था B डॉट डी एस, इसमें इज इक्वल टू 0 होता है। यह हो गया चुंबकत्व का गॉस नियम, इसको कह सकते हैं। ये तुमको हो गया दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण है तुमको जिसका कि मैक्सवेल ने अपने जो है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में जो कि प्रयोग करके उसके गुण इन सबों का निर्धारण किया। तो तीसरा तुमको आता है जो कि फैराडे का जो तुमको है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, जिसमें क्या होता था तुमको E डॉट डी एल कह सकते हैं इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाय डी टी, या E डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। बी का मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया, बी फील्ड चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। जो चौथा है तुम्हारा, जो कि अभी हमने एम्पियर का परिपथीय नियम में जो कि हम लोग करेक्शन किया उसके आधार पर, जो कि था तुमको B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस विस्थापन धारा एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी, जो कि किसमें किसके कारण उत्पन्न होती है तुमको विद्युतीय फ्लक्स में ये था एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। ये तुमको इन चारों के आधार पर मैक्सवेल ने इन समीकरणों के आधार पर, इन समीकरणों के आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग के स्रोत एवं उसकी प्रकृति मतलब उसके वेग एवं प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो हम लोग का जो कोर्स है, हम लोग का जो है इसका तो एनालिटिकली इसको प्रूव तो नहीं करना है, लेकिन हम लोग जो आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस समीकरण के द्वारा कैसे उन्होंने उसका स्रोत का जो है उसका हम लोग क्वालिटेटिवली मतलब कि गणितीय रूप से तो नहीं इसको, लेकिन उसका सैद्धांतिक रूप से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो विस्थापन धारा से जुड़ा हुआ जो तुम्हारा एक उदाहरण है 8.1, पहले हम लोग उसको शामिल कर लेते हैं इस लेक्चर में। विस्थापन धारा का एक ही है और उसके बाद आएंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के स्रोत, इन सबों पर हम लोग अपनी चर्चा को जारी रखेंगे आगे। तो मैक्सवेल का समीकरण हो गया। अब हम लोग इस लेक्चर में देख लेते हैं, एक तुमको दिया हुआ है जो कि एग्जाम्पल नंबर विस्थापन धारा का एक जो है तुमको पहला 8.1 जो है तुमको जो विस्थापन धारा से जुड़ा हुआ है, तो उसको इस लेक्चर में शामिल कर लेते हैं। विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा है तुम्हारा एनसीईआरटी का उदाहरण 8.1। इसमें दिया हुआ है तुमको एक संधारित्र को 2 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, जिसमें कि 1 मेगा ओम का प्रतिरोध भी लगा हुआ है और 1 नैनोफैराड उसका कैपेसिटेंस है, मतलब संधारित्र की धारिता है। तो उसमें बताना है कि तुमको कितना उसके जो कि एक लूप होंगे, जो कि उसके जो प्लेट की त्रिज्या है, एक प्लेट की जो त्रिज्या है वह 1 मीटर है। तो उसके बीच में जो तुमको है, अगर 1/2 मीटर की त्रिज्या का अगर एक वृत्त लिया जाए, एक लूप लिया जाए जो कि सममित रूप से, तो उसमें कितना विस्थापन धारा उत्पन्न होगा या उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उत्पन्न होगा। तो प्लेट के बीच में, प्लेट को
एक संधारित्र को एक प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है यहाँ पर परिपथ में, और इसमें एक डीसी वोल्ट अप्लाई कर दिया गया है। डीसी वोल्ट है ये 2 वोल्ट का, जो कि यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया गया है। तो t इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, t इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, जो बहुत थोड़ा समय होगा जिसमें कि कैपेसिटर के प्लेट चार्ज नहीं हो पाएंगे, उस समय तक में इसका प्लेट का त्रिज्या है, प्लेट की वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या बराबर 1 मीटर है। वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या 1 मीटर है और इसकी धारे C बराबर 1 नैनो फैराड है, इसका 1 नैनो फैराड है, और इसका प्रतिरोध R बराबर 1 मेगा ओम है। 1 मेगा 10⁻6 1 माइक्रो मतलब 10⁻6 हो गया तुम्हारा RC। 1 मेगा ओम होगा, 1 मेगा ओम तो इसका प्रतिरोध है। तो t इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड में इस पे जो धारा है, इसमें जो आवेश आता है, जिसको कि हम लोग तो ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं, जब इसमें धारा देंगे हम लोग क्या चीज़ से, यहाँ पर धारा इसमें Q/C प्लस dQ/dt इंटू R इज इक्वल टू V लिख करके या V का जो वैल्यू तुम्हारा है, तो उससे हम लोग अगर तुमको चाहें तो इसे Q का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब किस इक्वेशन से, तो इक्वेशन में तुम्हारा सॉल्व करने को तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन तुम्हारा Q का वैल्यू ही दे दिया गया है। जैसे मैं क्या अगर चाहें तो इसको Q का वैल्यू हम लोग समय के साथ निकाल, जो तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा, इसको Q/C लिख देते हैं, प्लस इसको क्या लिख देंगे dQ/dt इंटू R इज इक्वल टू V। इससे हम लोग सॉल्व करके जो इंटीग्रेशन को करके हम लोग Q का वैल्यू ला सकते हैं। तो Q का वैल्यू तुम्हारी किताब में जो Q समय पे जो होगा उसका वैल्यू दिया हुआ ही है, तो जाहिर है कि उसको हम लोग नहीं डेरिवेशन करते हैं। एक्सपोनेंशियल को e⁻t/RC ऐसा लिखा हुआ है, RC है तुम्हारा, और t का वैल्यू 10⁻³ सेकेंड है, और r इंटू सी का वैल्यू रख सकते हैं उसमें। तो समय के साथ इसमें जब धारा परिवर्तित होगी, तो इसमें जो है एक लूप अगर हम लोग ले लें, तो एक लूप हम लोग ले लें जिसकी त्रिज्या इसके सिमेट्रिकली एक लूप ले लें, इसके लंबवत इस ढंग से एक लूप अगर लें जिसकी त्रिज्या 1/2 मीटर ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या 1/2 मीटर, त्रिज्या जो है तुमको r बराबर 1/2 मीटर का एक लूप ले लेते हैं, एक लूप कंसीडर करते हैं। इसमें तुमको कितना विद्युतीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है, और विद्युतीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उससे हम लोग को ID निकल जाएगा। तो ID बराबर होता है उस लूप में एप्सिलॉन d∅e/dt। तो एप्सिलॉन ये हो गया तुमको d∅e/dt। तो d∅ का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया कितना हो गया तुमको उसका पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ये तुमको π/4 हो गया, ये तुम्हारा किसका हो गया, उसका क्षेत्रफल हो गया। और E का जहां तक वैल्यू है, आवेश के आधार पर हम लोग E का वैल्यू निकालते हैं। आवेश अगर Q है तो उसका प्लेट का एरिया से डिवाइड करेंगे, तो एप्सिलॉन d/dt, और यहां पर हो जाएगा तुमको Q/A एप्सिलॉन। E का वैल्यू होगा Q/A, ये का मतलब पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन इंटू π/4। तो ये पाई कट गया तुम्हारा, 1 भी कट गया, 1 तो फिर क्या हो गया तुमको एप्सिलॉन भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन कट गया तुमको 1/4, और क्या हो गया तुम्हें, ये तुमको हो गया dQ/dt। तो dQ का मान यहां पर रख दीजिए, Q का मान कितना हो गया CV इंटू 1 - e⁻t/RC, इसको वैल्यू रखिए यहां पर। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगा इसको देखते हैं अब। तो इससे हमको विस्थापन धारा आ जाएगा, विस्थापन धारा को फिर उसमें एम्पियर का नियम लागू करके वहां पर हम लोग B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन तो तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर से। तो ये तुम्हारा हो गया, अब कितना आ गया तुमको 1/4 है। अब आ गया तुम्हें क्या चीज है, तुमको CV भी बाहर आ गया, CV बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और e⁻t/RC इंटू -1/RC, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका, और माइनस फिर प्लस हो गया, तो 1/RC। तो RC तुम्हारा बाहर आ गया, तो CV का से कट गया वो तुम्हारा, तो V/4R आ गया यहाँ पर, V/4R इंटू e⁻t/RC, V/4R इंटू e⁻t/RC, यही हो गया तुमको। अब यहाँ पे वैल्यू अगर पुट कर दें, यहाँ पर अगर तुमको जगह थोड़ा कम है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या आ जाएगा, V का वैल्यू 2 वोल्ट बैटरी है, और 4 इंटू
1 मेगा ओम है, तो 1 मेगा ओम 10⁻6 ओम, और ई टू दी पावर माइनस टी का वैल्यू क्वेश्चन दिया 10⁻³ सेकेंड बाय आर का वैल्यू 10⁻6 ओम इंटू 10⁻⁹ फेराड। तो ये भी 10⁻³ हो गया ऊपर नीचे, तो तुम्हारा कट के ये क्या हो गया -1 हो गया। तो दैट इज क्या हो गया तुम्हारा आईडी जो तुम्हारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट धारा तुम्हारा आ गया है, जिसका वैल्यू हो गया 2/4 हो गया, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻6, 0.5 इंटू 10⁻6, और इसका जो वैल्यू हो गया इंटू ई टू दी पावर -1। तो ई टू दी पावर -1 का वैल्यू होता है ई टू दी पावर -1, तो ई का वैल्यू होता है 2.71 पर पावर -1। ई जो तुम्हारा है तो ये 0.37 इसका वैल्यू हो जाएगा, तो 0.37 और इंटू क्या होगा तुम्हारा 0.5 इंटू 1/2.71 दैट इज 0.37 आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁶, ये एम्पियर, ये हो गया तुम्हारा विस्थापन धारा। अब इसमें तुमको अगर हम लोग B.dl को लागू करें, तो B.dl उस लूप में लागू करें तो B.dl इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें μ0 इंटू ID, μ0 इंटू क्या होगा तुम्हें μ0 इंटू ID कर सकते हैं, IC प्लस ID। तो IC तो यहाँ पे 0 होगा प्लेट के बीच में, तो ID ही होगा। तो इसमें तुमको जहाँ तक इसका है B इंटू 2π इंटू रेडियस उसका क्या लिए हैं 1/2, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा μ0 इंटू IC तो 0 हो गया, प्लस ID का मान हो गया तुम्हारा 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.37, ये हो गया इतना एम्पियर। तो अब हम लोग का μ0 का वैल्यू वहाँ पर रख देते हैं 4π इंटू 10⁻⁷, तो B इक्वल्स टू हो गया 4π इंटू 10⁻⁷ बाय एक पाई आ गया इधर से, इंटू 0.5 इंटू 0.37 इंटू 10⁻�6, इतना टेस्ला हो गया तुम्हारा ये। तो ये हो गया तुम्हारा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 0.5 इंटू 4 दैट इज 2 से गुना होगा 0.74 इंटू 10⁻⁻13 टेस्ला, ये तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया। ये तुम्हारा ये इसके कारण जो 1/2 मीटर के में क्या जो लूप लिए हम लोग इसके लंबत मतलब कि प्लेट के, उसमें कितना आ गया तुमको, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, इसका वैल्यू आ गया। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम लोग को जो भी इसके आगे के लेक्चर में इसमें पढ़ाई होगी, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तो बाकी तुमको राइट ट्यूटोरियल ऐप पर कोई भी चीज़ हमको जानकारी, कांटेक्ट संपर्क कर सकते हो।